स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में अगर कल का सेशन आपको याद होगा तो हम लोगों ने डायमैग्नेटिक मटेरियल देखा था। हम ये देखने चाह रहे थे बेसिकली कि अगर हम कुछ मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के पास रख देते हैं तो उनका बिहेवियर कैसे बदलने लगता है। तो कुछ मटेरियल क्योंकि अंदर में एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में भले वो कोई भी टाइप का हो उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। अब परमानेंट डायपोल मोमेंट क्यों होता है? क्योंकि मैंने कल आपको लेक्चर में बताया बहुत सारे कारण है। इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है, ऑर्बिटल मूवमेंट होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन ज़्यादा होता है तो उसके वजह से वो एलिमेंट इनकम्प्लीटली फिल्ड वाले लोग परमानेंट डायपोल मोमेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि एक और टाइप का मटेरियल जो जिसका नाम है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। इस मटेरियल की क्या खास बात है और इसको हम जब इसकी मतलब बेसिकली इसके अंदर के डायपोल मोमेंट कैसे होते हैं वगैरह वो सब हमको देखना है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट ये याद रहना चाहिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कि इस टाइप का मटेरियल अगर आप देख लें ना, मार्केट में देख लें, कहीं पे भी देख लें, इसका अगर डायपोल अरेंजमेंट आप देखेंगे ना तो इसमें ना बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट होता है। अगर आप इसको अंदर से देखें तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो आपका रैंडम अरेंजमेंट होता है ऑफ डाइपोल्स, है ना। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। मतलब अगर आप इसको डायग्रामटिकली देखें तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ नहीं दे रखा है, एकदम ब्लैंक है ना ये, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है तो मैग्नेटाइजेशन भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें जो डाइपोल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऐसा रैंडमली कहीं पे भी जमा हुआ है, कुछ भी जमा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो डायपोल को हम लोग अभी तो एरो से दिखा रहे हैं, ये डायपोल का अरेंजमेंट है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये जो डायपोल का अरेंजमेंट रैंडम होने के वजह से इसका जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो होता है। अब आप पूछेंगे कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को पिछला वाला चीज बता दूंगा जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है। वैसे ही स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि जब ये मटेरियल देखिए रैंडम है, आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसमें कुछ अरेंजमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस आएगा, हो सकता है कि ये सब इस दिशा में आ जाए, है ना, जिस दिशा में आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे उसी दिशा में इन लोग सब अरेंज हो जाए, अच्छी बात है। तो ये मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी कुछ अच्छी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, ठीक है, तो ये ना फिर से रैंडम आ जाते हैं, और तो फिर जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन वो तो खत्म ही हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इसका बिल्कुल जीरो होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल में याद रहना चाहिए, है ना। तीसरा, अगर आप देखें देखिए, जब कभी भी इस टाइप के मटेरियल को, है ना, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये जैसा मैंने आपको बोला कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो सब मैग्नेटिक फील्ड के मतलब अराउंड हो जाता है, उसी के दिशा में हो जाता है। तो लेकिन ना बहुत ज्यादा नहीं होता इसमें, मतलब अगर आप एच लगाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप इस मटेरियल में लगाते हैं तो इसमें मैग्नेटाइजेशन आता तो है पर वीक मैग्नेटाइजेशन आता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल टाइप का ये नहीं बनता, है ना। मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक मैग्नेटाइजेशन ये एक्वायर करता है। इसीलिए इसका ना जो एक्सएम की वैल्यू होती है, अगर एक्स एम की अगर आप बात करें जो कि ससेप्टिबिलिटी है, तो ससेप्टिबिलिटी बेसिकली इसकी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है। आपको मैंने कल बताया था कि एक्सएम की वैल्यू जो ससेप्टिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट केसेस में पॉजिटिव ही होती है ना, क्योंकि अट्रैक्ट करता है। बस एक ही डायमैग्नेटिक मटेरियल की नेगेटिव होती है, वो भी बहुत कम, -10⁻⁻⁵ इतनी छोटी सी वैल्यू होती है, लेकिन नेगेटिव होती है अगर प्रैक्टिकल देखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल वैल्यू होती है। एक्सएम की वैल्यू छोटी होती है। अगर एक्सएम ज्यादा बड़ा होगा मतलब ज्यादा ससेप्टिबल होगा, मतलब ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, है ना। तो और पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है इसकी। उसके बाद आपको क्या रखना है, देखिए टेम्परेचर से इसका क्या लेना देना है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल इसमें ना ये थोड़ा थोड़ा अरेंज हुआ था बेचारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लेकिन आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते आते हैं ना तो इसका जो अरेंजमेंट है वो ना रैंडम होता शुरू हो जाता है फिर से, मतलब रैंडमनेस बढ़ती चली जाती है डाइपोल की, मतलब वो फिर इधर उधर होना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। और इसी रैंडमनेस के कारण फिर मैग्नेटाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता। तो मैग्नेटाइजेशन जो वैल्यू है, मैग्नेटाइजेशन वो फिर घटता चला जाता है।
टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ये मान के चलिए कि जो ससेप्टिबिलिटी है इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से जो उसकी ससेप्टिबिलिटी है वो घटती चली जाती है ना। अच्छा, कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अब ये टेम्परेचर का अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हमको ये देखना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी की जो ऐसी वैल्यू है ना, ये के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो ना घटती चली जाती है, वो घटती ऐसे ही चली जाती है ऐसे, ठीक है। ये जो लॉ है बेसिकली, ऐसा जो रिलेशन है, ये रिलेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्यूरी, इसलिए इनका ये जो लॉ रखा गया इसको रखा गया क्यूरी लॉ, ठीक है। और उन्होंने एक इसका रिलेशन भी निकाला, उस रिलेशन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है m इक्वल टू, उन्होंने बोला n इंटू पी बी स्क्वायर म्यू नॉट h बाय के टी। इस रिलेशन को उन्होंने क्यूरी साहब ने निकाला है और उनका यही कहना था कि भैया आपका जो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर आप लिखना चाहें m इज इक्वल टू, अगर अपन आपको याद होगा कि m इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एच होता है ना। और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि ना n इंटू पी बी स्क्वायर, ठीक है, बाय के इंटू ये म्यू नॉट, इतनी वैल्यू को ना अगर आप c लिख लें, क्यूरी कांस्टेंट वैल्यू लिख लें, तो आप m को ऐसा भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सी बाय टी इंटू एच, है ना। और यही जो c है बेसिकली, ये c क्यूरी कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर का t है और h है, तो आपका जो x m की वैल्यू है ससेप्टिबिलिटी, वो क्यूरी कांस्टेंट बाय टेम्परेचर होती है, जिससे वो प्रूफ किए थे कि टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ससेप्टिबिलिटी घटती चली जाती है। तो बेसिकली ना यही एक क्यूरी लॉ है। क्यूरी लॉ का डेरिवेशन तो हमको नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल उतना ज़्यादा कभी पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूरी लॉ क्या होता है। और क्यूरी साहब ने ये मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन किया था कि मैग्नेटाइजेशन किन किन पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, एन इंटू पीबी, पीबी क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उनका स्क्वायर म्यू नॉट के, ठीक है, टी है और एच है। ओके, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे सारा कुछ वैल्यू रखा हुआ है, एम इक्वल टू एक्स एम इंटू ये सी बाई टी एच। तो फाइनली ये एक्स एम इक्वल टू सी बाई टी, ये जो रिलेशन है बेसिकली यही है, एक्स एम इक्वल टू सी बाई टी करके, है ना। तो अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे Fe2O3 का नाम अगर आप सुने होंगे, तो ये मटेरियल बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। अगर आप MnSO4 की अगर बात सुने होंगे कभी या देखे मतलब पढ़े होंगे, NiSO4 की अगर आप सुने होंगे, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है, FeCl2, ठीक है, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं, इनमें से आप एक आध भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। ये सब ऐसे मटेरियल हैं जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बेसिकली ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतना है। लेकिन ना कई ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं, कई ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो क्यूरी वेस लॉ को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, क्यूरी वेस लॉ को भी फॉलो करते हैं। अब ये क्यूरी वेस लॉ क्या है, बेसिकली देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ने के बाद, देखिए ये तो ऐसा है ना कि आप बोल सकते हैं कि ये एक टेम्परेचर तक एक्सएम की वैल्यू घट रही थी। कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी साहब ने ये भी देखा कि ये कुछ और टाइप का रिलेशन शो करते हैं। वो रिलेशन क्या है उसको जानने के लिए क्यूरी ने वेस साहब का भी सहारा लिया और यहाँ पे एक रिलेशन निकला कि जैसे भैया m इज इक्वल टू एन इंटू पी वी स्क्वायर म्यू नॉट बाय के टी था और h भी था, ये क्यूरी साहब ने निकाला। तो इसका थोड़ा सा इंटरनल भी निकालने के लिए हम क्या किए, एच आई कर दिए। बेसिकली अगर आपको याद होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई होता था, ई प्लस गामा पी बाय एफ साइलन नॉट, ये अगर आपको याद होगा तो। वैसे ही अब हम लोग इसको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखते हैं और एच आई की वैल्यू होती है बेसिकली, एच आई की वैल्यू एच प्लस गामा इंटू एम होती है। तो क्यों ना इसको वैल्यू को पुटअप किया जाए, एम इज इक्वल टू एन पी बी स्क्वायर म्यू नॉट बाय के इंटू टी रखें और एच आई की वैल्यू पे एच प्लस गामा एम रख दें। तो
अब हम लोग हमेशा ये करते थे कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते थे, तो इसको लेके चले जाते हैं हम m को कॉमन ले लेते हैं, 1 - n pb स्क्वायर म्यू नॉट बाय के टी और गामा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका आ गया n pb स्क्वायर म्यू नॉट बाय के टी इंटू एच। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। सिंपल सा डेरिवेशन, कुछ खास लंबा चौड़ा कर नहीं रहा हूँ, यही बस एक इकलौता डेरिवेशन है जो इस चैप्टर में है और कुछ है भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे अपन m की वैल्यू रख दिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस इतने वैल्यू को अपन इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड के। तो अपन राइट हैंड के साइड के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये होता है m इक्वल टू n इंटू पी बी स्क्वायर म्यू नॉट h बाय के टी तो है ही। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 - n पी बी स्क्वायर म्यू नॉट बाय के टी और गामा तो है ही। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले m इक्वल टू, ये क्यूरी साहब ने प्रूफ कर ही दिया था, यहाँ पे बस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए और उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, लेफ्ट हैंड साइड से वापस राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आए। अब इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं m इक्वल टू, अगर आप ऐसा लिखना चाहें, n पी बी स्क्वायर म्यू नॉट h बाय के अगर आप लिखें, और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा लिख दें t - n पी बी स्क्वायर म्यू नॉट गामा बाय के, तो क्या ये सही होगा क्या? ठीक है, तो यस सर। आई थिंक हाँ, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ बचा नहीं, अब आखिरी आ गया है, अब यहाँ से लाना था। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए m आपको c याद है क्या? आपको मेरे ख्याल से c याद होगा अगर, तो n इंटू पी बी स्क्वायर म्यू नॉट बाय के हम लोग c क्यूरी कांस्टेंट माने थे, तो क्यों ना इसको अपन ऐसे रख दें c, और यहाँ पे h तो वैल्यू है ही, और नीचे में t माइनस, ठीक है, t माइनस ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना n इंटू पी बी स्क्वायर म्यू नॉट बाय के तो है, इंटू गामा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और थीटा क्या है? क्यूरी टेम्परेचर है बेसिकली। तो आप यहाँ पे t माइनस थीटा कर सकते हो, तो आप एक और रिलेशन की तरफ आ गए हो, m इक्वल टू सी बाय टी माइनस थीटा इंटू एच, जबकि आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू एक्स एम इंटू एच होता है, तो एक्स एम की वैल्यू हो जाएगी c बाय टी माइनस थीटा। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि अभी थोड़ी देर पहले एक्स एम इक्वल टू सी बाय टी था और अभी एक्स एम इक्वल टू सी बाय टी माइनस थीटा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला टी इज ग्रेटर देन थीटा के लिए लागू होता है। टी इज ग्रेटर देन थीटा मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल सकते हैं थीटा टेम्परेचर के बाद ये वाली लॉ को पैरामैग्नेटिक मटेरियल फॉलो करने लगता है। ठीक है, और इसके पहले t लेस देन थीटा के पहले हमारा सिर्फ एक्स एम इक्वल टू सी बाय टी के हिसाब से फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्यूरी वेस्ट लॉ या फिर आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल ओवरऑल समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने जाते हैं अपना नेक्स्ट मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फेरो। ठीक है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, एक सेकेंड, शिट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? पहली बात तो आप इसकी कुछ कुछ खास बातों को ध्यान रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर आप इस मटेरियल को देखने जाएं तो आप देख पाएंगे कि इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, डाइपोल का अरेंजमेंट अंदर में, वो डाइपोल का अरेंजमेंट बिल्कुल ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगाए हैं ना, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी इसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल पैरेलल अलाइनमेंट रहता है। ठीक है, जैसा हम लोग फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल देखे थे, बिल्कुल वैसा ही इसका अरेंजमेंट बिल्कुल पैरेलल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में आपको लिखना है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल पैरेलल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, ऑफ डाइपोल्स, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये पैरेलल अलाइनमेंट होता है, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के बारे में भी आप जरूर बताइएगा कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है इसका। तो ऑब्वियसली इसमें ना
अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दीजिएगा तो भी इसका ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल आपका पैरेलल टाइप का होता है, इसलिए इसका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू वेरी लार्ज होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू होती है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरा आपको ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, इसमें ना बहुत तगड़ा वाला वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन एक्वायर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, इसको आप जरूर शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, एक छोटे से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाते हैं तो भी इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन एक्वायर हो जाता है। और चौथा वैल्यू आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एक्सएम की वैल्यू कितनी है। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी एक तो पॉजिटिव होती है क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है, और ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये मतलब ज्यादा खतरनाक वाला चुंबक है, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि टेम्परेचर से इसका क्या लेना देना है। तो भैया जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली है कि इसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये कई सालों से हम यही कहानी सुन रहे हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से डाईपोल का जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, उसमें, और जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक है, इसमें मैग्नेटाइजेशन घटता चला जाता है। और लेकिन ये कब तक होगा? ठीक है, मतलब अगर ये जो मटेरियल है ये टेम्परेचर के बढ़ने से वैल्यू को कुछ देर तक सहेगा, मतलब कुछ टेम्परेचर तक, बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये मटेरियल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। फेरो मैग्नेटिक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, उस टेम्परेचर के बाद से ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे कि वहां पे सेकेंड यूनिट में आप देख रहे थे, कोई भी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक क्यूरी टेम्परेचर तक था, उसके बाद वो पीजो इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करना शुरू कर दे रहा था। वैसे ही यहाँ पे हर मटेरियल, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, हर मटेरियल अपने क्यूरी टेम्परेचर तक खुद का बिहेवियर शो करते हैं, उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक की तरह शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोले कि टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से पहले तक अगर ये किस लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा कि क्यूरी लॉ हमेशा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के पहले वाला होता है, और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, तब वो लॉ फॉलो करने लगता है क्यूरी वेस्ट लॉ को। ठीक है, तो क्यूरी वेस्ट लॉ को ये रिलेशनशिप फॉलो करने लगता है। इस टाइप का मटेरियल ना, अगर आप मैग्नेटाइजेशन, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कर्व, मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे अगर अपन ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटाइजेशन का कर्व, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ देखने जाएं कि जैसे जैसे एक जीरो पॉइंट पे जब आप कुछ नहीं था, मटेरियल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू किया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होना शुरू हो गया, कुछ हुआ कुछ हुआ, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, एंड देन बेसिकली कुछ वैल्यू तक आता है और ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है और फिर सेचुरेट हो जाता है। और फिर जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करते चले जाते हैं तो ये कम नहीं होता है, बेसिकली ये ना वैल्यू ऐसा इसका कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है जिसको हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। फिर अगर आप नेगेटिव दिशा में करते चले जाते हो तो ये वैल्यू ऐसे चले जाती है और फिर ये वैल्यू सेचुरेट हो जाती है। फिर आप बेसिकली जब इसको रिवर्स दिशा में लेके आना चाहते हो तो रिवर्स दिशा में बेसिकली आता है, लेकिन पूरी तरीके से जीरो नहीं होता, ये कुछ वैल्यू रह जाता है जिसको फिर से स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और फिर आप पॉजिटिव दिशा में एच की वैल्यू को बढ़ाते आते हो तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाती है और ये वैल्यू बेसिकली ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो ये ठीक ऐसा ही कर्व जिसको हम हिस्टेरेसिस कर्व बोलते थे, ये कर्व आपका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हम फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में भी सेम ऐसा ही कर्व फॉलो होता है, और ये कर्व T इज लेस देन थीटा के लिए हो रहा है, मतलब जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम है तो ऐसा हो रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल याद होगा कि ये जो रीजन है इसको सेचुरेशन रीजन कहते हैं। ये वाला जो रीजन है इस रीजन को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, या रेसिड्यूअल या रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ये वाला जो फील्ड है जो आपने लगाया है नेगेटिव दिशा में, इसको कोएर्सिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, जो आप नेगेटिव में लगाते हो। तो बेसिकली यही इसका है, जिसमें आप इसको नाम दे सकते हो, ओ ए बी दे सकते हो, फिर ये सी दे सकते हो, ये ऐसा डी दे सकते हो, फिर ये ई दे सकते हो,
और ये आपका F दे सकते हो, ये आपका G और ये फिर B तक। तो आप 0 O से हर दिशा में आप इसको देख सकते हैं। इसका अगर आप शब्दों में बयान करें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, अगर हिस्टैरिसीस कर्व को आपको कोई समझाने बोलता है तो आप बोलिए कि इनिशियली, पहले तो आप इनिशियली लिखिए, इनिशियली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका, मैं फेरो ऐसा लिख देता हूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कितना था, 0, है ना। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मटेरियल किस पाथ को फॉलो किया, मटेरियल ओ ए बी पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो मटेरियल आपका ओ ए बी पाथ को फॉलो करता है, और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब ओ ए बी के पहुंचने के बाद रिड्यूस करना शुरू करते हैं, मैग्नेटाइजेशन जो है आपका, जो मैग्नेटाइजेशन हो रखा था वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। और इसी को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों को, मतलब मैग्नेटाइजेशन को 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, H को थोड़ा नेगेटिव दिशा में वर्क कराना पड़ता है, और वो नेगेटिव H को बोला जाता है कोएर्सिव फील्ड। तो बेसिकली आप ये हिस्टैरिसीस कर्व को शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप बेसिकली देखिए, इसका एक और मॉडल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पे ना 2 चीज़ आप याद रखिएगा। मैं आपको ग्रीन से बताता हूँ। देखिए, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन से पहले ना, ठीक यहाँ पे आपका ए पॉइंट मान लीजिए, ये ए पॉइंट को, ये ए पॉइंट जो है इसको बोला जाता है रिवर्सिबल डोमेन, ठीक है, रिवर्सिबल डोमेन वॉल, रिवर्सिबल डोमेन वॉल। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो आ जाता है इतना, ये ऊपर में, ऊपर नहीं बोल सकते, ये इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो, ये पॉइंट बेसिकली है इरिवर्सिबल डोमेन वॉल। इसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या होता है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल की अगर आप बात करें, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि वो ना ऐसे डोमेन में बटा होता है। आपको मैंने याद होगा कि आप लोगों को बेसिक्स में पढ़ाया था कि एक मटेरियल पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल टाइप का होता है जिसमें छोटे छोटे डोमेन होते हैं। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके हर डोमेन के अंदर ये जो डाइपोल है वो बिल्कुल पैरेलल अलाइनमेंट है, लेकिन हो सकता है कि एक दूसरे में अलग हो, लेकिन है आपस में बढ़िया पैरेलल अलाइनमेंट हो रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाते हैं, जो फेवरेबल डोमेन होता है वो एक्सपांड करता चला जाता है, और अनफेवरेबल डोमेन कोलैप्स करता चला जाता है। तो बेसिकली कुछ बाद में फिर ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा ऐसा हो गया एंड इतना इतना ही डोमेन बच गया, ठीक है। उसमें सब अपने फेवरेबल वाले लोग एक्सपांड कर गए और अनफेवरेबल कोलैप्स हो जाते हैं। फिर धीरे से एक डोमेन बचता है जो ऐसा होता है, सिर्फ एक ही रहेगा, और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा ऐसे अलाइनमेंट आ जाता है, थोड़ा सिचुएशन हो जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तो कुछ देर तक तो मैग्नेटिक फील्ड को वो सहता चला जाता है। और ये ए पॉइंट ऐसा है ना कि अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो आपका ये ना वापस अपने डोमेन को वापस चला जाएगा, वो फेवरेबल एक्सपांड और ये कोलैप्स वाला सिस्टम नहीं होगा। ये अपना मतलब इलास्टिक वाला, आप समझते हैं ना कि जैसे एक रबर होता है, उसको एक हद तक आप खींचोगे तो वो वापस अपना इलास्टिक ले लेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो टूट जाता है। सेम चीज इसके साथ भी है। तो इसलिए ए वाला जो पॉइंट है इसको रिवर्सिबल डोमेन वॉल कहते हैं अपन, ठीक है। तो रिवर्सिबल डोमेन वॉल में आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली इस पॉइंट तक आप चीजों को रख सकते हैं, वापस रिवर्ट बैक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये मटेरियल आपका चेंज हो जाता है, तो फिर वो इरिवर्सिबल डोमेन वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली जब अपन धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाते हैं तो ये एक सिंगल डोमेन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। इसको अपन सिंगल डोमेन बोलते हैं, सिंगल डोमेन, ठीक है। और अगर अपन आगे चले आते हैं तो इसमें स्टेट ऑफ सेचुरेशन आ जाता है, ठीक है, स्टेट ऑफ सेचुरेशन। तो आपको ना कभी कभी, क्योंकि चैप्टर आपके सिलेबस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है और लिखा है फेरोमैग्नेटिक डोमेन, तो अगर आपको फेरोमैग्नेटिक डोमेन आता है ना, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये वाला डायग्राम बनाना है,
फिर आपको ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बनाना है, 4 डायग्राम बनाने हैं। इससे रिलेटेड आपको एक हिस्टैरिसीस कर्व बनाना है और हिस्टैरिसीस कर्व में बिल्कुल आपको यहाँ पे हर पॉइंट को मेंशन करना है और आपको शब्दों में लिखना है। दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैं आपको इतना बताना चाह रहा था। इसके बाद बस एक चीज और बच गया, वो ये है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में टी इज लेस देन थीटा बोल लीजिए या जो भी, इसमें तो आपका हिस्टैरिसीस कर्व बढ़िया आपका ऐसा टाइप का हिस्टैरिसीस कर्व आता है। लेकिन टी इज ग्रेटर देन थीटा के लिए क्या, टी इज ग्रेटर देन थीटा के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि ये क्यूरी वेस्ट लॉ को फॉलो करता है, क्यूरी वेस्ट लॉ है ना। और उसके हिसाब से इसका जो ग्राफ बनता है टी इज ग्रेटर देन थीटा के लिए वो ऐसा बनता है। इसका जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो मर्ज हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में और ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर आप मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता चला जाएगा और ऐसे कम होता चला जाएगा। तो आप इसको शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, एरिया ऑफ द लूप, जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कम होता चला जाता है और ये जो लूप है ये मर्ज हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ये मर्ज होता चला जाता है। ठीक, तो अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं क्या कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसे कौन से मटेरियल है जो इतने अच्छे होते हैं कि भैया बहुत एकदम चुंबक से जाके चिपक ही जाते हैं, इतना एक्सएम की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। तो मैं आपको बोलूंगा सिंपल, आयरन को तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आयरन आप मैग्नेटिक फील्ड लगाइए तुरंत चिपकेगा, तो आयरन आप देखे होंगे। कोबाल्ट आप लोगों ने देखा होगा, कोबाल्ट भी एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। आप लोगों ने निकल देखा होगा, निकल भी सेम वैसा ही अच्छा खासा मैग्नेटिक मटेरियल है। गैडोलीन करके, गैडोलियन आपने नाम सुना होगा, ये भी होता है। डायस्पोरियम, डायस्पोरियम जो होता है आपका, ये भी होते हैं। तो ऐसे कुछ मटेरियल के नाम आपको पता होना चाहिए, कम से कम ये 3 फेकोनी को तो याद रखिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको याद रखिएगा। ये बहुत अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कई बार आपको इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको ना 4 मटेरियल दे देता है और आपको बोलता है कि उसका थीटा डिग्री केल्विन निकालिए, बताइए। मतलब थीटा डिग्री केल्विन मतलब क्यूरी टेम्परेचर। तो कुछ मटेरियल के ना क्यूरी टेम्परेचर आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि आयरन के, आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो 1043 डिग्री सेल्सियस पे होता है, डिग्री केल्विन पे होता है ना। तो 43 मत भी याद रखिए, आपको याद रखना है 1000 के आसपास होता है आयरन का। मतलब आयरन को अगर अपन 1000 डिग्री केल्विन पे अपन ले जाते हैं तो उसके बाद वो क्यूरी वेस्ट लॉ की तरह फॉलो करने लगेगा और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। आप कोबाल्ट की बात कर लीजिए, कोबाल्ट लगभग 1404 डिग्री केल्विन होता है, तो इनको ज्यादा और ज्यादा टेम्परेचर लगता है। ठीक है, निकल को और मतलब कम टेम्परेचर लगता है, 631 डिग्री केल्विन होता है। तो ये सारे कुछ हैं। एक 30% परमालॉय भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उसकी भी वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, 340 डिग्री केल्विन होती है। तो ये 3-4 वैल्यू आप बस याद रखिएगा, जो एक अच्छे खासे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी क्यूरी टेम्परेचर कितनी होती है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये मोस्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की अगर कोई बात करता है तो 90% चांस है कि वो फेरो की ही बात करेगा, और फेरो की बात करता है तो आपको ये प्रॉपर्टी समझा देनी है, आपको ये फेरोमैग्नेटिक डोमेन समझा देना है, आपको क्यूरी, आपको ये हिस्टैरिसीस कर्व समझा देना है, आपको कुछ शब्दों में बता देना है, और टेम्परेचर के बाद की कहानी, क्यूरी टेम्परेचर के बाद की कहानी आपको बता देनी है, कुछ एग्जाम्पल बता देना है, और कुछ लोगों का आपको क्यूरी टेम्परेचर बता देना है। इतना सही है मेरे ख्याल से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।